फिल्म की शुरुआत होती है वॉल्टर कोवाल्स्की से, जो चुपचाप और सख्ती से अपनी पत्नी डोरोथी का अंतिम संस्कार कर रहा है। चर्च में बहुत लोग आते हैं सम्मान देने, लेकिन उसके अपने पोते पोतियां ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं जैसे किसी मॉल जा रहे हों। वे फुसफुसाते हैं, मजाक करते हैं और पूरे समय बेचैन रहते हैं, जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं। वॉल्टर के बेटे उसकी आंखों में देख लेते हैं। उसकी ठंडी नजर सब कुछ कह देती है। चाहे वे कुछ भी करें, वॉल्टर के लिए कभी काफी नहीं होगा। युवा और अनुभवहीन फादर जानोविच जब भाषण दे रहे होते हैं, वॉल्टर की पोती एशली फोन में व्यस्त रहती है, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। बाद में शोक सभा के दौरान पोते पोतियां बेसमेंट में जाते हैं और वहां पुरानी तस्वीरें और वॉल्टर के युद्ध के मेडल्स पाते हैं, लेकिन वॉल्टर कुछ खास नहीं कहता। वह ऐसा इंसान है जो किसी की मदद नहीं लेता, हर छोटा काम भी खुद ही करना चाहता है। बाहर पड़ोस का शांत लड़का थाव आता है औजार मांगने, लेकिन वॉल्टर उसे तुरंत मना कर देता है। गाराज में वह एशली को सिगरेट पीते हुए देखता है। वह कुछ नहीं कहता। एशली पूछती है कि जब वह मर जाएगा तो पुराना सोफा और सबसे जरूरी कार किसे मिलेगी। वॉल्टर कुछ नहीं कहता, लेकिन बात साफ है, उसकी 1962 की फोर्ड ग्रैंड टोरिनो कार उसके लिए ज्यादातर लोगों से ज्यादा मायने रखती है। फादर जानोविच बार बार आता है क्योंकि उसने डोरोथी से वादा किया था कि वॉल्टर को चर्च लाएगा। वह चाहता है कि वॉल्टर अपने गुनाहों को कबूल करे, लेकिन वॉल्टर को कोई दिलचस्पी नहीं। चर्च वह सिर्फ अपनी पत्नी के लिए जाता था। उसे एक 27 साल के पादरी की बातों से कोई मतलब नहीं, जिसने जिंदगी में कोई असली संघर्ष नहीं झेला। वह कहता है कि अपने प्रवचन उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो सच में बदलना चाहते हैं। वॉल्टर ने जिंदगी भर फोर्ड फैक्ट्री में काम किया और उसे अमेरिकन चीजों से बहुत लगाव है। इसलिए जब वह अपने हमोंग पड़ोसियों को उनके पारंपरिक रीति रिवाज करते देखता है तो वह अपनी नाराजगी छुपाता नहीं। ये लोग जंगली हैं। जब फादर जानोविच एक बार फिर वॉल्टर से मिलने आता है तो वॉल्टर का सब्र टूट जाता है। वह उस युवा पादरी को सीधे कह देता है कि वो सिर्फ एक नर्मदिल लड़का है जो बूढ़े लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें मरने से पहले झूठी कहानियां सुनाता है, स्वर्ग और अनंत जीवन की। उधर थाओ की जिंदगी मुश्किल मोड़ ले रही है। सड़क पर उसे एक मैक्सिकन गैंग तंग करता है, लेकिन उसका कजिन स्पाइडर और उसकी गैंग आकर उसे बचा लेते हैं। वे दूसरे लड़कों को भगा देते हैं, लेकिन फिर थाओ पर दबाव डालते हैं। कहते हैं कि अगर वह उनके गैंग में शामिल हो जाए तो वे उसकी सुरक्षा करेंगे। थाओ मना करता है, लेकिन वे पीछे नहीं हटते। बाद में जब थाओ बगीचे में काम कर रहा होता है, वे फिर से उसे घेर लेते हैं। स्पाइडर मजाक में वॉल्टर की चमचमाती ग्रैंड टोरिनो कार की बात करता है। उसी रात फादर जानोविच वॉल्टर को एक बार में ढूंढ निकालता है, अब भी डोरोथी की आखिरी ख्वाहिश निभाने की कोशिश में। लेकिन वॉल्टर, जो कोरियन युद्ध की भयानक यादों से सख्त हो चुका है, एक ऐसे इंसान से उपदेश सुनने का इच्छुक नहीं जो केवल किताबों में लड़ाइयां लड़ा हो। फिर आधी रात को वॉल्टर को गैराज से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह अपनी राइफल उठाकर जाता है। दिल तेजी से धड़क रहा होता है और पाता है कि थाव कार चुराने की कोशिश कर रहा है। वॉल्टर बंदूक ताने खड़ा हो जाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाता है और गोली हवा में चल जाती है। थाव डरकर भाग जाता है। उस पल से वॉल्टर और भी सख्त हो जाता है। वह राइफल हमेशा तैयार रखता है, घर को मजबूत करने लगता है। भले ही असली जंग कई साल पहले खत्म हो गई हो, अब उसे लगता है जैसे वह उसके दरवाजे पर लौट आई हो। वॉल्टर को उसके बेटे का फोन आता है, लेकिन बात ठीक से शुरू भी नहीं होती कि खत्म हो जाती है। साफ है कि उसका बेटा सिर्फ तभी फोन करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। वॉल्टर को दिखावटी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। फोन कट जाता है, पीछे सिर्फ खामोशी बचती है। उधर स्पाइडर फिर से थाओ को गैंग में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार थाओ डटकर खड़ा होता है। जब स्पाइडर और उसके लड़के उसे जबरदस्ती कार में डालने की कोशिश करते हैं तो थाओ का पूरा परिवार बाहर आ जाता है। अफरा तफरी मच जाती है, चिल्लाहटें, धक्का मुक्की और पूरा झगड़ा वॉल्टर के साफ सुथरे लॉन पर पहुंच जाता है। तभी वॉल्टर का घर का दरवाजा जोर से खुलता है। वॉल्टर बंदूक लिए बाहर निकलता है, चेहरा बिल्कुल सख्त और गुस्से में। मेरे लॉन से दूर हो जाओ, गैंग के एक लड़के ने कहा। सुनो बूढ़े, तुम मुझसे नहीं करना चाहते। वॉल्टर बिना डरे दोबारा कहता है, सुना नहीं क्या? कहा कि मेरे लॉन से अभी निकल जाओ। वह स्पाइडर को ठंडी नजर से साफ बता देता है, अगर वे पीछे नहीं हटे तो वह सीधे उसके चेहरे पर गोली मारेगा और फिर चैन से सोएगा। बस इतना कहना ही काफी होता है। गैंग पीछे हट जाती है। वे कुछ धमकियां देते हैं, लेकिन वॉल्टर की नजरों के सामने उनकी सारी अकड़ ढीली पड़ जाती है। थाओ का परिवार डरा हुआ होता है, लेकिन वॉल्टर के प्रति आभारी भी। अगले दिन वे उसके घर पर खाना, फूल और धन्यवाद के लिए कुछ तोहफे लेकर आते हैं, एक पुराने जमाने का तरीका आभार जताने। लेकिन वॉल्टर वही पुराना सख्त चेहरा और लोडेड राइफल लेकर उनका स्वागत करता है। उसे उनका धन्यवाद नहीं चाहिए। वह बिना झिझक उन तोहफों को कूड़े में फेंक देता है। थाओ की बड़ी बहन सू, जो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलती है, वॉल्टर से अच्छे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्टर ध्यान नहीं देता।
बस यही कहता है कि थाओ को उसके लॉन से दूर रख। बाद में फादर जानोविच फिर लौटता है, अब भी वॉल्टर को समझाने की कोशिश में। वह पूछता है कि जब गैंग ने हमला किया तो वॉल्टर ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। वॉल्टर बस कंधे उचकाकर कहता है कि उसने उम्मीद की थी कि पुलिस आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। अगर जरा सी भी गलती होती तो घास पर खून होता। पादरी फिर कोशिश करता है, प्यार से कहता है कि वॉल्टर को अपने अतीत के बारे में बात करनी चाहिए। वह कहता है कि बहुत से सैनिकों को शांति तब मिली जब उन्होंने युद्ध में किए गए कामों को कबूल किया। वॉल्टर सिर हिलाता है, लेकिन कहता है आदेशों से ज्यादा डर उन्हीं कामों का लगता है जो बिना किसी के कहे किए गए थे। इसके बाद वॉल्टर अपने पसंदीदा बार्बर शॉप जाता है। वहां वह मार्टिन नाम के इटालियन नाई से मजाक में कड़वी बातें करता है। वे एक दूसरे को ताने मारते हैं। बात थोड़ी अपमानजनक लग सकती है, लेकिन यही उनका अपनापन है। ये कड़वे मजाक असल में एक ऐसे रिश्ते की निशानी है जिसे वे कभी खुलकर नहीं मानेंगे। दूसरी ओर सू अपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूम रही होती है जब 3 गुंडे उसे घेर लेते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे डराने की कोशिश करते हैं। वह डटी रहती है, पीछे नहीं हटती, लेकिन वह अकेली होती है। तभी वॉल्टर का ट्रक वहां आकर रुकता है। वह चुपचाप बाहर आता है। गुंडे उस बूढ़े आदमी को देखकर हंसते हैं जब तक वे उसकी बंदूक नहीं देख लेते। फिर सब कुछ बदल जाता है। बिना चिल्लाए वॉल्टर साफ कर देता है कि अगर वे नहीं हटे तो क्या होगा। उसका डर शांत लेकिन सच्चा होता है। गुंडे डर कर पीछे हट जाते हैं। फिर वॉल्टर सू को वहां से ले जाता है। रास्ते में वह उसे डांटता है, कहता है कि ऐसे लड़के के साथ मत घूमो जो तुम्हारी हिफाजत तक नहीं कर सकता। सू कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनती है। इसके बजाय सू वॉल्टर को अपने लोगों के बारे में बताती है, हमोंग समुदाय के बारे में। वो लोग लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन के पहाड़ी इलाकों से आए। उन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिकियों का साथ दिया, लेकिन जब अमेरिका ने युद्ध छोड़ दिया तो उत्तरी वियतनामी सैनिकों ने हमोंग लोगों का शिकार शुरू कर दिया। सू का परिवार इसलिए अमेरिका आया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वॉल्टर की नजर में थाओ जैसे नौजवान लड़कों के लिए हालात और भी बुरे हैं। उन्हें अक्सर लड़कियों से ज्यादा दबाया जाता है और एक ऐसे देश में अपनी पहचान बनाना मुश्किल होता है जहां उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं देता। लेकिन एक दिन वॉल्टर कुछ अलग देखता है। वो थाओ को एक बुजुर्ग पड़ोसी की मदद करते हुए देखता है जबकि बाकी बच्चे कुछ नहीं कर रहे होते। ये एक छोटा पल होता है, लेकिन वॉल्टर के मन में बस जाता है। उधर वॉल्टर के अपने बच्चे साफ दिखा देते हैं कि अब वे उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। उसके जन्मदिन पर वे तोहफे लाते हैं जो उसे अपमान जैसा लगता है, बड़े बटन वाला फोन और दूर तक चीजें उठाने वाली छड़ी। फिर वे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि वो ओल्ड एज होम चला जाए। बस यही सुनकर वॉल्टर गुस्से में वो तोहफे उन्हीं के हाथों से छीन कर फेंक देता है। बाद में सू उसे पोर्च पर अकेले बैठा बियर पीते हुए पाती है। वो उसे अपने परिवार की बारबेक्यू पार्टी में आने का न्योता देती है। वॉल्टर गुस्से में कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन सू मजाक करती है, कहती है कि एक ही नियम है, वो उसके कुत्ते को नहीं खा सकता क्योंकि वहां सिर्फ बिल्लियां खाई जाती हैं। इस पर वॉल्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जल्द ही वॉल्टर पड़ोसियों के लॉन पर चलता हुआ एक घर के बने खास बियर का स्वाद चखता है। पार्टी के अंदर सू की दादी वॉल्टर को ऐसे घूरती हैं जैसे खुद को ही देख रही हूं, बस थोड़ा बूढ़ा, ज्यादा सख्त और अमेरिकन। बाकी परिवार के लोग भी वॉल्टर को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो किसी चिड़ियाघर का जानवर हो। वॉल्टर ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो साफ देखता है एक सच्चा परिवार जो परंपरा, वफादारी और सम्मान पर बना है। वही सब जो वॉल्टर को अपने बच्चों से नहीं मिला। लेकिन अब उसकी खांसी फिर से लौट आई। अब वॉल्टर की खांसी और तेज हो गई है। वह चुपचाप ऊपर बाथरूम जाता है, गहरी सांस लेता है और आईने में खुद को देखता है। फिर नीचे आकर एक और बियर लेकर बैठता है। उस पल वह मन ही मन एक ऐसी बात मानता है जो वो कभी जोर से नहीं कहेगा। उसे इन चाइनीज जैसे दिखने वाले लोगों से ज्यादा अपनापन महसूस होता है, बजाय अपने खुद के परिवार के। अब वो सच में खाना खाने लगता है जैसे उसे सच में अच्छा लग रहा हो। खाने के स्वाद में कुछ गर्मजोशी होती है और वॉल्टर के अंदर कुछ ढीला पड़ने लगता है। सू उसे नीचे जाने को कहती है, बताती है कि वहां नीचे युवा लोग होते हैं और वे अंग्रेजी भी बोलते हैं। थाओ अकेला बैठा होता है जब वॉल्टर वहां पहुंचता है। वॉल्टर एक लड़की युवा से मजाक में बात करता है, फिर थाओ को कोहनी मारकर चिढ़ाता है कि उसने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा। लड़की तो साफ दिलचस्पी दिखा रही थी। वॉल्टर कहता है कि वो वहां चट्टान की तरह बैठा है, पूरे वक्त एक शब्द तक नहीं बोला। वह थाओ को चिढ़ाता है, उकसाता है, जैसे कोई सख्त आर्मी ट्रेनर जवान में कुछ गर्व भरने की कोशिश कर रहा हो, और असर होता है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। अब वॉल्टर पड़ोसियों के लाए खाने को फेंकता नहीं बल्कि खाता है, जैसे शायद अब वो खुद को पूरी तरह बाहरी नहीं मानता। एक दिन थाओ की माँ वॉल्टर के घर आती है, कहती है कि उसके बेटे को उस शर्मिंदगी का प्रायश्चित करना है जो उसने परिवार को दी। अब वो वॉल्टर के लिए काम करेगा। वॉल्टर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन औरतें उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। उनके लिए ना कोई विकल्प नहीं होता। अगली सुबह वॉल्टर थाओ को बाहर भेजता है और कहता है, पक्षियों को गिनो। ये एक सीधा टेस्ट होता है। वह उसे तंग करता है, परखता है, लेकिन थाओ न तो डरता है न शिकायत करता है।
वॉल्टर को यह देखकर अच्छा लगता है, इसलिए वह उसे एक असली काम देता है। दोनों मिलकर घर की मरम्मत शुरू करते हैं, लेकिन वॉल्टर की खांसी अब और बिगड़ती जा रही है। अस्पताल में छू कहते हैं कि पूरी जांच करानी चाहिए। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती। वॉल्टर ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन वह समझ जाता है इसका मतलब क्या है। वह फोन उठाकर अपने बेटे को कॉल करता है, उसे सच बताना चाहता है, लेकिन बात ठीक से बनती नहीं। बातचीत अधूरी रह जाती है। वॉल्टर का बेटा अपनी रोज की उलझनों में इतना फंसा हुआ है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता, और जो दूरी पहले से थी अब और गहरी हो जाती है। लेकिन स्पाइडर अब भी भूला नहीं है। थाओ की ग्रैंड टोरिनो चुराने की नाकाम कोशिश गैंग के लिए अपमान थी। अब वे बदला लेना चाहते हैं। वॉल्टर को खतरा महसूस होता है और वह तय करता है कि अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि काम से मदद करेगा। वह थाओ को सिखाने लगता है जैसे वह उसका पोता हो। वह उसे बुनियादी चीजें सिखाता है, हाथों से काम करना, टूटी चीजों को ठीक करना। थाओ वॉल्टर के गैराज को देखकर दंग रह जाता है। हर औजार एकदम करीने से सजे हुए, जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया। वॉल्टर उसे एक शुरुआती किट देता है, प्लायर्स, डक्ट टेप और एंटी रस्ट स्प्रे। चमक दमक नहीं है, लेकिन इनसे किसी भी घर की आधी समस्याएं हल हो सकती हैं। यह एक परंपरा जैसी बात है। जब वॉल्टर अकेले अपने बेसमेंट से भारी फ्रिज नहीं हटा पाता, तो पहली बार वह अपना घमंड छोड़कर मदद मांगता है। थाओ आगे बढ़कर भारी सिरा उठाने को कहता है, लेकिन वॉल्टर हमेशा की तरह जिद्दी होता है। डांटता है कि उसकी बात माने, लेकिन थाओ पीछे नहीं हटता। साफ कहता है, अगर मैं मदद कर रहा हूं तो मुझे लीड करने दो। ये एक बड़ा मोड़ होता है। अब थाओ सिर्फ स्किल्स नहीं, आत्मविश्वास भी सीख रहा है। बाद में सू बताती है, थाओ की जिंदगी में कभी कोई सही मर्द रोल मॉडल नहीं रहा, कोई ऐसा जो उसे दिखाए कि इस देश में कैसे जिया जाता है, कैसे खुद पर भरोसा किया जाता है। अब वॉल्टर और थाओ परिवार जैसे हो गए हैं। थाओ ग्रैंड टोरिनो को प्यार से धोता है, बगीचे का काम करता है और चुपचाप वॉल्टर की सिगरेट और बढ़ती खांसी को लेकर फिक्रमंद रहता है। थाओ अपना सपना शेयर करता है। वह वॉल्टर के बड़े बेटे की तरह सेल्स में काम करना चाहता है, लेकिन वॉल्टर हंस देता है। उसके लिए सेल्स तो बस कानूनी चोरी है। फिर भी थाओ के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, न कॉलेज, न डिग्री, न कोई पक्की राह। तब वॉल्टर एक वादा करता है, वह थाओ को नौकरी दिलाने में मदद करेगा, लेकिन पहले लड़के को खुद को संभालना सीखना होगा। शुरुआत होती है नाई की दुकान से। वॉल्टर साफ साफ उसे सब समझाता है, अपनी नौकरी, लड़की या कार के बारे में बात करो। मर्द ऐसे ही करते हैं। नाई की दुकान में सब लोग मिलकर थाओ को आत्मविश्वास का तजुर्बा देते हैं। साफ बोलो, सीधा खड़े रहो और जरूरत से ज्यादा झुको मत। और क्योंकि थाओ के पास न नौकरी है, न लड़की, न कार, तो उसे सच थोड़ा मोड़ने की छूट है। वह मजाक में कहता है, माफ कीजिए सर, मुझे बाल कटवाने हैं। अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हैं, आप बूढ़े इटालियन नाई। बाद में वॉल्टर थाओ को एक असली कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाता है और अपने फोरमैन दोस्त से मिलवाता है। थाओ अच्छा असर डालता है और तुरंत उसे स्टोर में काम मिल जाता है। इसके बाद वॉल्टर उसे एक टूल बेल्ट, औजारों की पेटी खरीद कर देता है। कुछ खास नहीं, लेकिन थाओ के लिए ये बहुत मायने रखता है। वह जानता है कि वॉल्टर को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। एक शाम जब थाओ काम से घर लौट रहा होता है, स्पाइडर की गैंग उसे घेर लेती है। वे उसे पीटते हैं, उसके औजार चुरा लेते हैं और सिगरेट से उसके चेहरे को जला देते हैं। जब वॉल्टर ये सब देखता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। थाओ बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन वॉल्टर ऐसा नहीं मानता। वह गैंग के एक लड़के को ढूंढता है, उसे धमकाता है और बंदूक दिखाकर साफ संदेश देता है, थाओ से दूर रहो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कुछ वक्त के लिए सब शांत लगता है। थाओ हिम्मत जुटाकर युवा को बाहर चलने के लिए पूछता है। वॉल्टर गर्व से मुस्कुराता है और अपनी सबसे कीमती चीज, ग्रैंड टोरिनो, उसकी पहली डेट के लिए दे देता है। वह कार भरोसे की निशानी बन जाती है। लेकिन उस रात हालात बदल जाते हैं। हमोंग परिवार के घर पर गोलियां चलाई जाती हैं। कोई मरा नहीं, लेकिन थाओ की गर्दन पर गोली की खरोंच लगती है और युवा, वह अपनी मौसी के घर पहुंची ही नहीं। कुछ घंटे बाद उसे उसके घर के बाहर फेंक दिया जाता है, छोटे लहूलुहान, टूटी हुई। वॉल्टर अंदर से टूट जाता है। उसे बहुत अपराध बोध होता है। वह जानता है कि गैंग ने हमला इसलिए किया क्योंकि उसने उनके एक सदस्य को बेइज्जत किया था। गुस्से में वॉल्टर अपने घर में चीजें तोड़ने लगता है, अपने हाथ फर्नीचर और शीशे पर मारता है, जब तक वे लहूलुहान नहीं हो जाते। कुछ देर बाद फादर जानोविच आता है। वह सू को अस्पताल छोड़कर लौटा है। परिवार डरा हुआ है, कोई पुलिस से बात नहीं करना चाहता और बिना गवाहों के पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हिंसा का यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं करता। उसी रात वॉल्टर चुपचाप फादर जानोविच के साथ बैठकर एक ड्रिंक पीता है। युवा पादरी भी मानता है कि वह भी गुस्से में है इस हिंसा, डर और लाचारी पर, लेकिन इन दोनों के पास जवाब नहीं है, कम से कम अभी नहीं। अगली सुबह थाओ वॉल्टर के दरवाजे पर आता है।
उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। वह दिलासा लेने नहीं आया, वह इंसाफ चाहता है। उसे पता है कि वॉल्टर इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा और वह लड़ने को तैयार है, लेकिन वॉल्टर उसे रोक देता है। वह उस रास्ते से पहले ही गुजर चुका है। उसने बदले में इतनी गलतियां की हैं कि अब जानता है बदला सिर्फ बर्बादी लाता है। वह थाओ को घर जाने को कहता है। उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वॉल्टर नहाने का पानी भरता है, उसमें बैठ जाता है और शांति को महसूस करता है। फिर वह मार्टिन अपने पुराने नाई के पास जाता है और एक साफ बाल कटवाता है। उसके बाद वह दर्जी के पास जाता है और एक काले सूट का ऑन ऑर्डर देता है, नाप लेकर बिल्कुल फिट। यह साफ है वह किसी आखिरी काम की तैयारी कर रहा है और वह अपना वादा भी निभाता है। वह चर्च जाता है और कन्फेशन रूम में पादरी जानोविच के सामने बैठता है। पादरी चौंक जाता है, खासकर जब कन्फेशन बस थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। वॉल्टर कबूल करता है कि वह एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, बस इतना ही। जब पादरी उसे कहता है कि शांति से जाओ, तो वॉल्टर जवाब देता है, मैं पहले से ही शांति में हूँ। सूरज ढलने से पहले वॉल्टर एक बार फिर थाओ से मिलता है, इस बार विदाई देने के लिए। वह उसे एक राइफल देता है और अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक सिल्वर स्टार मेडल। फिर वह उसे उस रात के बारे में बताता है जब वह कोरिया में अकेला जिंदा लौटा था। उसने एक ही बार में दर्जनों लोगों को मार डाला था, लेकिन यह मेडल बहादुरी के लिए नहीं था। वह उस पल के लिए था जब उसने एक डरे हुए बच्चे को गोली मार दी थी जो हथियार डाल चुका था। थाओ कुछ समझ पाता उससे पहले ही वॉल्टर उसका ध्यान भटकाकर उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। थाओ दरवाजा पीटता है, चिल्लाता है, लेकिन वॉल्टर उसे नहीं खोलता। वह उसे सच्चाई बताता है, किसी को मारना सबसे भारी बोझ होता है, ये कभी नहीं जाता। और चाहे थाओ जितना भी चाहता हो, वॉल्टर उसे ये बोझ उठाने नहीं देगा। वह उस पर गर्व करता है, जिस इंसान में वह बदल रहा है उस पर, लेकिन वह नहीं चाहता कि बदला उसे तबाह कर दे। वॉल्टर अपना वफादार कुत्ता सू की दादी को सौंप देता है, फिर सू को कॉल करके बताता है कि बेसमेंट की चाबी कहाँ मिलेगी। उधर पादरी जानोविच और पुलिस गैंग के घर के पास घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन सब शांत है। आखिरकार उन्हें पीछे हटने का आदेश मिल जाता है और पादरी को भी साथ ले जाने को कहा जाता है। जैसे ही सब चले जाते हैं, वॉल्टर आगे बढ़ता है। वह सीधे सड़क के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, गैंग के सामने, अकेला। कोई बैकअप नहीं, कोई डर नहीं। वह उन्हें चिढ़ाता है, खुलकर मजाक उड़ाता है। वह सिगरेट जलाता है, शांत और सोच समझकर। फिर अपनी उंगलियों से बंदूक की तरह इशारा करता है और फिर वह जैकेट में हाथ डालता है। सब कुछ एक पल में होता है। गैंग उस पर गोलियां चला देता है। गोलियां रात को चीर देती हैं। वॉल्टर जमीन पर गिर जाता है, मरा हुआ। उसके हाथ में सिर्फ एक लाइटर था। वह बिना हथियार के मारा गया, लेकिन बेकार नहीं गया। उसकी कुर्बानी से पुलिस हरकत में आती है। गैंग को गिरफ्तार किया जाता है और इस बार न्याय होता है। हिंसा खत्म हो जाती है। बाद में सू, थाओ और फादर जानोविच अंतिम विदाई के लिए इकट्ठा होते हैं। पादरी सच मानता है, उसने जिंदगी और मौत को सही मायनों में वॉल्टर कोवाल्स्की से मिलकर समझा। अंतिम संस्कार में मोंग समुदाय पारंपरिक पोशाक में उसे सम्मान देने आता है, उस आदमी को जिसने उनके साथ खड़ा होना चुना। वॉल्टर की वसीयत पढ़ी जाती है। उसका परिवार चौंक जाता है। उन्हें कुछ नहीं मिलता। घर चर्च को जाता है, लेकिन ग्रैंड टोरिनो थाओ को मिलती है, कुछ खास शर्तों के साथ। छत मत काटना, बेकार के स्पॉइलर मत लगाना और बिल्कुल भी फालतू की फ्लेम पेंटिंग मत कराना। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसे पुराने क्लासिक पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में बताएं, मैं और भी शानदार रिकैप्स लाता रहूंगा।